प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आपको हिंदी साहित्य का परिचयात्मक विवेचन प्रस्तुत किया, जिसमें हमने आपके सामने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दत्तांसी ने किया, वहां से लेकर के उनके पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अजय प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा इत्यादि इत्यादि इनके द्वारा जो इतिहास विश्लेषण के विषय में काफी चर्चाएं की। आज हम और इससे पहले हम काल विभाजन की जो समस्याएं थी उनके विषय में भी अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इन विद्वानों के द्वारा जो काल विभाजन किया गया, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ काल विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उन्होंने जो काल विभाजन किया है वो काल विभाजन किस प्रकार से किया है, क्या क्या नाम रखा है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा या आपको उसके विषय में जानकारी देना चाहूंगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो ग्रंथ है वो बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है। सारे विद्वान इस ग्रंथ पर लगभग अपनी सहमति देते हैं, प्रामाणिकता पर देते हैं और इसी को सर्वमान्य मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन किया है वो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। प्रारंभिक जो काल है उसको इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है और इसकी समय सीमा इन्होंने विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक मानी है। दूसरा जो काल है जिसे हम पूर्व मध्यकाल मानते हैं, जिसका नाम भक्ति काल इन्होंने दिया है और इसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक मानी है। तीसरा जो काल है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल नाम दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 1700 से 1900 तक निर्धारित की है। और चौथा जो और अंतिम काल है उसका नाम इन्होंने आधुनिक काल माना है और इस काल की जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 1900 लेकर के आज तक। इस प्रकार से इन्होंने विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने, विभिन्न इतिहासों का अध्ययन करने के पश्चात जो निर्धारण किया है वो 4 रूपों में किया है, 4 कालों में किया है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो ये काल विभाजन है, यही काल विभाजन श्रेष्ठ है। सभी विद्वान इसको ध्वनि मत से स्वीकार करते हैं। अब काल विभाजन के पश्चात हम आपको जो बताने चाहेंगे उसमें सर्वप्रथम जो काल है जिसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है, इसे आदिकाल भी कहा जाता है और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। सर्वप्रथम जो काल है आदिकाल, जिसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। अब जब हम किसी भी काल का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उस काल की परिस्थितियों पर हम थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं। तो किसी भी युग की जो परिस्थितियां होती हैं वो लगभग 5-6 प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। सर्वप्रथम ऐतिहासिक परिस्थितियां, कि जो आदिकाल है, जो वीरगाथा काल है, उस समय ऐतिहासिक परिस्थितियां कैसे थी, यानी इतिहास में किसका शासन था, कौन राजा शासन कर रहे थे, किस वंश का शासन था, किसका साम्राज्य था। तो विक्रम संवत 1300 के आसपास या विक्रम संवत 1050 से 1375 की जो समय सीमा है, इस युग में हमारे देश में मुसलमानों का शासन था और समाज में धार्मिक कट्टरता बनी हुई थी। समाज में काफी हलचल थी। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखें तो इतिहास के पृष्ठों में वातावरण असामान्य था, शांतिपूर्ण नहीं था। चारों तरफ एक तरह से हाहाकार भरा वातावरण था। इस वातावरण में जो विद्वान थे उनको साहित्य लेखन करने में कई प्रकार की समस्याएं आ रही थी।
तो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे और अनेक प्रकार की समाज में विकृतियां थी। इसके अलावा सामाजिक प्रवृत्ति अर्थात समाज में छुआछूत, जातिवाद, वर्ण भेद, रंग भेद इत्यादि इत्यादि ये सारी प्रवृत्तियां भी थी। धार्मिक प्रवृत्ति अर्थात समाज में विशेषकर दो प्रकार के धर्मों का बोलबाला था, हिंदू और मुसलमान। यानी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को फूटी कोड़ी की तरह नहीं सुहा रहे थे, वो एक दूसरे को नहीं सुहाते थे। हर धर्म अपना अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा था। समाज में वैमनस्य की भावना थी, एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाने की भावना बराबर बनी हुई थी, कट्टरता का बोलबाला था। आर्थिक परिस्थितियां, अगली जो परिस्थिति है कि समाज में आर्थिक विषमता भी बहुत भयानक थी। जो आज है वो पहले भी थी। जो गरीब था वो ज्यादा गरीब था और जो अमीर था वो बहुत ज्यादा अमीर था। समाज में आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो काफी शोषण भी लोगों का हो रहा था। शोषक और शोषित दो प्रकार के वर्ग बने हुए थे। जो शोषक था वो लगातार लोगों का शोषण करता जा रहा था और शोषित हो रहे थे वो दबे भाव से लगातार शोषित हो रहे थे। सांस्कृतिक परिस्थितियां, तो सांस्कृतिक परिस्थितियां भी अलग अलग थी। हर धर्म का, हर वर्ग का आदमी अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से जीवन यापन करता हुआ चल रहा था। इस प्रकार से आदिकालीन जो परिस्थितियां थी, ऐतिहासिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति, इन सभी परिस्थितियों का अवलोकन करने के पश्चात ही हम किसी भी युग को समझने में सहूलियत समझते हैं या इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनका अध्ययन करना, इनके विषय में जानकारी करना बहुत जरूरी है। किसी भी युग की परिस्थितियां, इनको हम युगीन परिस्थितियां भी कहते हैं, तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक ये जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से या हम उस युग को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आदिकालीन परिस्थितियां का अध्ययन करने के पश्चात यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम यहां भी हम आदिकालीन जो अगला स्टेप हमारा वो है आदिकालीन समस्याएं। जैसा कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक परिचय में ये पढ़ चुके हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएं क्या क्या थी। लगभग वही समस्याएं आदिकाल की भी थी, लेकिन कुछ समस्याएं एक दो अलग है जो अलग है, जिन पर हमको विशेष चर्चा करने की जरूरत होगी। सर्वप्रथम समस्या आदिकाल की जो समस्याएं हैं उनमें सबसे पहले है सीमा निर्धारण की समस्या। क्योंकि आदिकाल जो नाम है उसी से हमको ये लग रहा है आदि आदि आदि, अर्थात आदि मानी प्रारंभ, अर्थात प्रारंभ कब से माने, यानी आदिकाल की सीमा है वो कब से मानी जाए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि 700 ईस्वी से या 1000 ईस्वी से ही आदिकाल का प्रारंभ हो गया था। चाण वगैरह या सिद्ध सामंत वगैरह ये इनके हिसाब से यदि देखा जाए तो ये कहते हैं कि 700 के आसपास से हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल का प्रारंभ हो गया था। तो इस विषय में विद्वानों को भारी मतभेद है, लेकिन इन विद्वानों के मतभेदों को यदि हम इग्नोर करते हुए यदि निष्कर्ष पर पहुंचे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो निर्धारण किया वह सर्वमान्य हुआ। लेकिन समस्या तो एक बनी हुई थी कि आदिकाल के निर्धारण की एक सीमा की जो समस्या थी वो उस पर काफी डिस्कस हुआ, काफी बहस हुआ और अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय आई। हिंदी के प्रथम कवि की समस्या, अब जब विद्वान तो विद्वान ही होते हैं, उनके सामने समस्याएं बराबर बनी रहती हैं कि एक मत होते नहीं है, अलग अलग अपना तर्क देते हैं, अलग अलग देते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। किसी ने कहा कि हिंदी का प्रथम कवि सराफा है, कोई लुईपा बता रहा है, कोई सरबपा बता रहा है, कोई कणापा बता रहा है। तो इस विषय में भी विद्वानों में अलग अलग मतभेद थे कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाए, इसमें एक मत नहीं थे और समस्याएं कई बार बरकरार रह जाती है। नामकरण की समस्या आदिकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है ये इसको नाम को लेकर के है। अब आप ये जानना चाहते हैं या ये साहब आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस बात को कि जिस के नाम के ऊपर विद्वानों में मतभेद हो, जिसके नाम
के विषय में एक मत नहीं हो, वो काल कितना जटिल होगा, कितना कठिन होगा। कुछ विद्वान इसको चारण काल कह रहे हैं, कुछ इसको सिद्ध सामंत युग कह रहे हैं, कुछ इसको प्रारंभिक काल कह रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको वीरगाथा काल कह रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको आदिकाल कह रहे हैं, कुछ प्रारंभिक काल कह रहे हैं, कुछ रासो काल कह रहे हैं। यानी विद्वान अलग अलग तर्क देते हैं और अपने अलग अलग व्याख्या देते हैं, अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो आदिकाल की जो तीसरी और महत्वपूर्ण समस्या है वो नामकरण की समस्या है, अर्थात जिसके नाम के विषय में लोगों में, विद्वानों में भारी मतभेद हो, वो काल अपने आप में विवादग्रस्त है। इस विषय में एक बार बार प्रश्न भी आता रहता है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक बार प्रश्न भी आता रहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक काल यानी आदिकाल नामकरण की दृष्टि से सबसे विवादग्रस्त काल है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इस तरह के प्रश्न भी विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्रों में आते रहते हैं। तो इसको काफी गंभीरता से पढ़ना जरूरी है, समझना आवश्यक है। संदिग्ध साक्ष्य सामग्री, अर्थात आदिकाल नाम की दृष्टि से संदेहास्पद है, सीमा की दृष्टि से समस्याग्रस्त है और प्रथम कवि की दृष्टि से समस्याग्रस्त है। तो निश्चित रूप से ये तो हम कह सकते हैं कि संदिग्ध साक्ष्य सामग्री, जो साक्ष्य विद्वानों के समक्ष थे, जो भी इतिहास लिख रहे थे, चाहे उसमें फ्रांसीसी विद्वान गारसादा तांसी हो, शिव सिंह सेंगर हो, मिश्र बंधु हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे नगेंद्र हो, चाहे राम कुमार वर्मा, जो भी विद्वान थे, उनके समक्ष इतिहास को लिखने के लिए जो भी साक्ष्य थे, जो सामग्री थी, उस पर विश्वास कैसे करें, उसका कोई ठोस आधार उनके पास नहीं था कि ये जो हम सामग्री जिनके आधार पर हम अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो प्रामाणिक है या नहीं है। तो जो सामग्री थी, जो भी साक्ष्य उपलब्ध थे, तथ्य उपलब्ध थे, उनकी विश्वसनीयता पर लोगों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। इस तरह से आदिकाल साक्ष्य या सामग्री की दृष्टि से भी संदेहास्पद काल रहा है। नेक्स्ट है ग्रंथों की प्रमाणिकता समस्या। जैसे कि बिंदुवार सिलसिलेवार आपके सामने सारी चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं कि जिस काल का नाम संदेहास्पद है, विवादास्पद है, इसकी समय सीमा के विषय में, जिसके नाम के विषय में, जिसके प्रथम कवि के विषय में संदेह बना हुआ है, तो उस युग में जो ग्रंथ थे, आदिकालीन युग में जो ग्रंथ थे, जिनमें खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, जयमंग जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पहेलियां, विजयपाल रासो, हम्मी रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताक इत्यादि इत्यादि जो भी ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों के विषय में हर विद्वान अलग अलग तर्क देता है। जहां तक मैं आपकी यदि बात करना चाहूं आपके सामने, तो पृथ्वीराज रासो है, इसके विषय में बहुत भारी लोगों में, विद्वानों में मतभेद है। कुछ तो इसको ग्रंथ ही नहीं मानते, कोई कहता है कि ये चंद्रप्रदायी का ग्रंथ ही नहीं। इसकी विश्वसनीयता पर विशेषकर लोगों में बहुत भारी मतभेद है। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर कहा है, लेकिन ज्यादातर ग्रंथों की प्रमाणिकता की समस्या बरकरार रही, क्योंकि प्रारंभ में जब कोई काम करते हैं तो उन लोगों के सामने कोई पहले के कोई आधार नहीं होते हैं, कोई प्रमाण नहीं होते हैं, इसलिए वो किस आधार पर, किस ग्राउंड पर उन ग्रंथों को प्रमाणित माने। तो आदिकाल में जो ग्रंथ थे, जिनका भी मैं आपके सामने उल्लेख किया, इनकी विश्वसनीयता या प्रमाणिकता पर के संदर्भ में भी लोगों में मतभेद रहा और ये एक समस्या बनी रही। जीवन निधान की समस्या। जीवन निधान की समस्या से तात्पर्य है कि जो आदिकालीन समस्याओं के संदर्भ में जो हम जो बात कर रहे हैं, उनमें छठा जो बिंदु है वह जीवन निर्धारण की समस्या है। जीवन निर्धारण की समस्या से तात्पर्य है किसका जीवन निर्धारण की बात कर रहे हैं हम उनके जीवन निर्धारण की बात कर रहे हैं जो आदिकालीन कवि थे, अर्थात जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान थे, इतिहासकार थे, उनके समक्ष ये समस्या थी कि जो आदिकालीन पात्र थे या जो कवि थे, उनका जीवन निर्धारण कैसे करें, अर्थात कहाँ पैदा हुए, कौन उनके माँ हैं, कौन उनके बाप हैं, कहाँ कैसे उनका जीवन यापन हुआ, कहाँ पालन पोषण हुआ, इत्यादि इत्यादि के संदर्भ में विद्वानों के सामने कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। यदि कुछ छोटे मोटे कहीं से प्रमाण भी मिले तो उन प्रमाणों को वो वैध कैसे माने, प्रमाणित कैसे माने, इस विषय में भी विद्वानों में भारी मतभेद था। इस तरह से जो आदिकालीन जो
साहित्यकार थे, जो विद्वान थे, जो कवि थे, उनके जीवन निर्धारण को निर्धारित करने में भी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इस तरह से मैंने आपके समक्ष आदिकाल की 6 समस्याएं, जिनमें आपको क्रम से मैं आपको रिपीट कर देना चाहूँगा कि सर्वप्रथम थी सीमा निर्धारण की समस्या, दूसरी हिंदी के प्रथम कवि की समस्या, नामकरण की समस्या, संदिग्ध सामग्री की समस्या, ग्रंथों की प्रमाणिकता की समस्या और कवियों के जीवन निर्धारण की समस्या। इस प्रकार से आदिकाल के विषय में यह कहा जाता है कि आदिकाल समस्याओं से घिरा हुआ काल है। यह आदिकाल की समस्याओं के पश्चात मैं बीच में एक चीज और रह गई थी, उसके विषय में आपको ध्यान करना चाहूंगा कि किस किस विद्वान ने आदिकाल की समय सीमा क्या क्या मानी थी। इस पर थोड़ा सा आपका फोकस करना चाहूंगा कि ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 700 से विक्रम संवत 1457 है। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 700 से 1343 तक मानी है, जिनका प्रमुख ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। राहुल सांस्कृत्यायन, इन्होंने आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 760 से 1300 तक मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने आदिकाल की समय सीमा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में विक्रम संवत 1050 से 1375 मानी है। यही समय सीमा प्रामाणिक है, मान्य है। सभी विद्वान इस मत से सहमत हैं, एक मत है। और पहले कवि की जहां तक बात आती है तो पहले कवि पर भी लगभग लोगों में एकता नहीं है, लेकिन यदि मैं कहना चाहूं कि हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना जाता है, हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना जाता है। ऐसी लोगों की लगभग एक राय है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा या नेक्स्ट जो हमारा वो होगा आदिकाल का नामकरण। इस पर हम अगले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।